हाय बाबू, गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर दीपक कुमार फिर से 11th के छात्रों का साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबू, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इंट्रोडक्शन फिजिक्स का। उसके अंतर्गत हम 2 वीडियो अभी अपलोड कर चुके हैं। पहले वीडियो में हम केवल और केवल लेक्चर दिए, केवल समझाए। दूसरे वीडियो से समझिए हम लोग स्टार्ट किए हैं पढ़ना। लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं साइंस क्या है, ये किस किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किसी घटना को साइंस में लाने के लिए हम किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, या कोई साइंटिस्ट जो है जब किसी घटना का अध्ययन करता है तो उसके लिए वो किन किन प्रोसेस से होकर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखें कि ये 5 प्रोसेस पर आधारित होता है कोई भी अध्ययन, जिसमें पहला ऑब्जर्वेशन है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, तीसरा एक्सप्लेनेशन है, चौथा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और 5वां हम लोगों का कंक्लूजन है। इस 5 स्टेप से गुजरने के बाद कोई भी घटना साइंस के अंतर्गत आता है और हम लोग उसको फिर डील करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इतना बात हम लोग देख लेते। हमने आपको बताया फिर कि साइंस को सुविधा के लिए 2 भाग में बांटा गया है, एक फिजिकल साइंस और दूसरा जो है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हमने आपको बताया साइंस का ऐसा भाग है जिसमें हम लोग केवल और केवल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया बायोलॉजिकल, जिसके अंतर्गत हमने 2-4 उदाहरण आपको लिया, जिसमें अपना फिजिक्स भी आता है, मतलब फिजिकल साइंस का ही एक भाग है फिजिक्स। नहीं, केमिस्ट्री भी इसी के अंतर्गत आएगा, ज्योग्राफी भी इसी के अंतर्गत आएगा, जियोलॉजी भी इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल साइंस को देखा, जिसमें हम लोग केवल लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उससे हमको मतलब है नहीं, क्योंकि वो बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस है, वो बायोलॉजी वाले टीचर समझे नहीं। मतलब हम लोगों को फिजिकल साइंस का भी एक भाग फिजिक्स देखना है। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हिंदी भी आप लोग जान रहे हैं, इसका हिंदी इसका भौतिकी होता है, आपको पता है। तो जरा समझते हैं इसके बारे में। तो फिजिक्स हम पहले ही आपको बता दिए कि साइंस में कोई भी जो है बहुत पुराना अगर आविष्कार है तो वो ग्रीस वगैरह में ही हुआ है। तो यहां पर भी फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, फ्यूसिस। फ्यूसिस, ठीक है। ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है फ्यूसिस, उसी फ्यूसिस से आया है फिजिक्स। और ग्रीक भाषा में जो फ्यूसिस वर्ड है इसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अपना जो फिजिक्स है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नहीं, अगर हम शब्द के आधार पर अगर इसको परिभाषित करने का कोशिश करें, डिफाइन करने का कोशिश करें, तो शब्द के आधार पर तो यही लग रहा है कि फिजिक्स में हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, प्रकृति के बारे में पढ़ने का मतलब क्या है कि प्रकृति के नेचर, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और प्रकृति में जो जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहां से एक डिफिनेशन इसका साधारण सा बना कि साइंस का वह भाग जिसके अंतर्गत हम नेचर और नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। बोल सकते हैं कि साइंस का एक ऐसा भाग जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी साइंस के भाग को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग बाद में, पहले समझते हैं। एक तो ये हो गया, सिंपल है, साधारण इसका डिफिनेशन है, आप लिख भी लीजिए। फिजिक्स
ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से बना है और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रकृति। ठीक, फिर उसके नीचे तीर लगाइएगा। ये पहला वाला तीर में इतना बात आपको लिखना था जो हम बोले, किस ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नेचर। ठीक, यहां पर अब लिखेंगे शाब्दिक अर्थ के आधार पर शाब्दिक अर्थ के आधार पर साइंस का वह भाग जिसके अंतर्गत हम नेचर एवं नेचुरल फिनोमेना के बारे में अध्ययन करते हैं, कॉमा देकर लिखिएगा, फिजिक्स कहलाता है। इसका मतलब हो गया प्राकृतिक घटना। ठीक है, अब जरा सा देखिए, ये तो हमारा फिजिक्स का शाब्दिक अर्थ के आधार पर हमारा डिफिनेशन हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां क्लियर है कि फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। या नेचर में होने वाले विभिन्न प्रकार के घटना के बारे में स्टडी करेंगे। यही दो बात है। अब जरा सा सोचिए, हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो दो चीज से मिलकर बनी है, पदार्थ और ऊर्जा। ठीक, कोई भी प्रकृति के वस्तु को ले लीजिए, खुद हम लोग भी देखें अपने आप को, तो हम लोग भी मैटर और एनर्जी, जो नेचर हम लोग का डेवलप हुआ है, निर्माण जो हुआ है, वो दो चीज से, पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। ठीक, मतलब मैटर और एनर्जी, इस दोनों के वजह से नेचर बना है, हमारी प्रकृति बनी है। और हमने अभी आपको क्या बताया कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नेचर का स्टडी करते हैं, नहीं, या नेचर में होने वाली घटना का स्टडी करते हैं। तो नेचर का स्टडी करते हैं, इसका मतलब पदार्थ और ऊर्जा का स्टडी करते हैं, मैटर और एनर्जी का स्टडी करते हैं, या मैटर और एनर्जी के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के घटना का अध्ययन करते हैं। यही दो चीज है। क्योंकि अभी इसके पहले हमने देखा कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करेंगे या नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे। और नेचर हमारा मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, या मैटर और एनर्जी के द्वारा होने वाले घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नहीं, तीर लगाइएगा। हम जानते हैं कि हमारा नेचर मैटर एवं एनर्जी से मिलकर बना है, मैटर एवं एनर्जी से मिलकर बना है। अर्थात नेचर के अध्ययन करने का अर्थ है, मैटर एवं एनर्जी का अध्ययन करना।
मैटर एवं एनर्जी का अध्ययन करना। तो अब यहां पर क्लियर है, अभी हमने देखा कि फिजिक्स के अंतर्गत हम नेचर का स्टडी करेंगे। तो नेचर का स्टडी करेंगे इसका मतलब या तो मैटर का अध्ययन करेंगे या एनर्जी का अध्ययन करेंगे या फिर दोनों का स्टडी करेंगे। नहीं, तो हम इसको घुमाकर ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत हम मैटर और एनर्जी का अध्ययन करते हैं, नहीं, या मैटर और एनर्जी के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार की घटना का अध्ययन करते हैं। एक बात और जान लो, इस संसार में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें मैटर और एनर्जी का रोल नहीं है। कोई भी वस्तु है वो दो ही चीज से बना है, मैटर पदार्थ और ऊर्जा, उसमें एनर्जी होगा। जैसे हम लोग का भी शरीर जो है 5 तत्व से मिलकर बना है, हम लोग जानते हैं, और एनर्जी तो है ही नहीं। तो इसी तरह से ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, उसमें मेनली यही दोनों चीज है, मैटर प्लस एनर्जी। नेचर इसी से बना है। तो इस तरह से हम दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं, लिखिए, साइंस का वह भाग, साइंस का वह भाग जिसके अंतर्गत हम मैटर एवं एनर्जी तथा इसके द्वारा होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसके द्वारा होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, कॉमा देकर लिखेगा, फिजिक्स कहलाता है, कॉमा देकर लिखेगा, फिजिक्स कहलाता है। तो इस तरह से दो डिफिनेशन हम लोगों का हो गया अभी फिजिक्स के लिए। पहला शब्द के आधार पर, किस शब्द, तो फ्यूसिस के आधार पर हमने क्या बताया कि साइंस का वह भाग जिसके अंतर्गत हम नेचर और नेचर में होने वाले विभिन्न प्रकार के घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम फिजिक्स कहेंगे। दूसरा डिफिनेशन हम क्या बताए कि फिजिक्स के अंतर्गत हम 3 चीज का अध्ययन करते हैं। पहला मैटर पदार्थ, दूसरा एनर्जी ऊर्जा, और तीसरा मैटर और एनर्जी के द्वारा होने वाले घटना का अध्ययन करते हैं। मतलब साइंस का ऐसा भाग जिसके अंतर्गत हम मैटर एवं एनर्जी तथा इन दोनों के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसको हम फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब आइए जरा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 डिफिनेशन हो गया, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, समझना है। जो आपके दिमाग में बैठ जाए उसको ही आप रखिएगा। ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के इसको रट्टा मार रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अब रटने का जमाना गया, नया शिक्षा नीति 2020 आया है, इसमें भी देख लो रटने वाला सिस्टम धीरे धीरे जा रहा है, ठीक ना। ऐसे भी हम रटंत विद्या में भरोसा नहीं करते हैं। आइए अब हम देखते हैं, हमारा जो नेचर है छोटू, ये रहस्यों से भरा हुआ है। नहीं, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो प्रकृति है, इसमें बहुत तमाम रहस्य है। जैसे पहले पुराना रहस्य पर आते हैं कि भाई पेड़ से फल कैसे गिर जा रहा है, और गिर रहा है तो हमेशा नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है। नहीं, उसी तरह से भूकंप का आना, यह भी हमारे लिए रहस्य था। और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारे लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। ठीक है, तो इस रहस्य को जो है, जिस विषय के द्वारा हम सुलझाते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। मतलब आपको बताए बाबू कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो प्रकृति है, वो बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है। हमारी प्रकृति में अनेकों रहस्य है, बहुत रहस्य सुलझ गया है। अब 2 तरह का रहस्य है। कुछ रहस्य ऐसा है जो सुलझ गया है, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, बुध ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पहले लोग क्या जानते थे कि
पृथ्वी के चारों ओर सब चक्कर लगाता है। तो ये रहस्य सुलझ गया। पेड़ से फल नीचे क्यों गिर जाता है, हमको पता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है, ये रहस्य सुलझ गया। और भी तमाम तरह के रहस्य जो सुलझ गए, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी है जो अनसुलझा है। नहीं तो हमारे प्रकृति में दो तरह का रहस्यमय घटना हो रहा है। एक जो रहस्यमय घटना सुलझ चुका है और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अभी तक अनसुलझा है। नहीं तो जो घटना सुलझ गया है वो किसके द्वारा सुलझा है, तो फिजिक्स के द्वारा सुलझा है। ये याद रखिएगा। अगर ग्रेविटेशन के बारे में हमको नहीं पता चलता, ग्रेविटेशन का स्टडी नहीं होता, तो पेड़ से फल क्यों नीचे गिर जाता है इसकी जानकारी हमको नहीं हो पाती। नहीं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर लगा लेता है, तो एक बल होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ये हमको पता चला कि भाई जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो अभिकेंद्र बल लगता है। तो ये कहां से आया, तो ये फिजिक्स का ही देन है। इसका मतलब जो जो रहस्य हमारे प्रकृति का सुलझ रहा है उसमें किसका योगदान है, फिजिक्स का योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा भाग है साइंस का जो प्रकृति के रहस्यों को सुलझाता है। प्रकृति के रहस्यों को क्या करता है, सुलझाता है। ठीक ना। इसको भी आप डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं तीर लगाकर। साइंस का वह भाग, साइंस का वह भाग जिसके द्वारा प्रकृति के रहस्यों को, जिसके द्वारा प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, सुलझाने का प्रयास किया जाता है, सुलझाने का प्रयास किया जाता है, कॉमा देकर लिखिएगा, फिजिक्स कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब कुछ घटनाएं हैं जो अनसुलझा है, उसको प्रयास चल रहा है सुलझाने का, लेकिन अभी सुलझा तो नहीं है। तो जब सुलझा नहीं है, जब तक घटना सुलझेगा नहीं, तब तक तो हम उसको फिजिक्स में नहीं रखेंगे। तो कुछ ऐसी भी घटनाएं प्रकृति में हैं जिसके बारे में अभी तक हमको ऑथेंटिक कॉज उसका पता नहीं चल पाया है। जैसे मनुष्य की मृत्यु क्यों कैसे हो जाती है, मरने के बाद क्या होता है। तो कुछ अनसुलझी घटनाएं हैं प्रकृति में होने वाली, उसको हम लोग मेटाफिजिक्स के नाम से जानते हैं। तीर लगाकर लिख लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि अनसुलझा टर्म हम लिख दिए हैं इसलिए लिखवा देते हैं। लिखिए, साइंस का वह भाग जिसके अंतर्गत प्रकृति के अनसुलझे, प्रकृति के अनसुलझे घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कॉमा देकर लिखिएगा, मेटाफिजिक्स कहलाता है, मेटाफिजिक्स कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स क्या है। पहला फिर से हम रिवाइज करा देते हैं कि फिजिक्स ग्रीक भाषा का वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है जिसका मतलब है नेचर। इस आधार पर साइंस का एक ऐसा भाग जिसके अंतर्गत हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करेंगे, फिजिक्स है। दूसरा हमने आपको बताया कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग मैटर और एनर्जी और इसके द्वारा होने वाले तमाम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तीसरा हमने बताया कि साइंस का एक ऐसा भाग जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के रहस्यों को सुलझाते हैं, फिजिक्स है। 3 डिफिनेशन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। और भी आगे बहुत सा बनेगा। ठीक। अब जरा सा देखो छोटू, प्रकृति
ब्रह्मांड कितना बड़ा है जी, नहीं, पूरा ब्रह्मांड को लेकर चलना, इसका मतलब, और इसमें होने वाली घटनाएं, पूरा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं, बहुत ज्यादा घटना हो जाए। ब्रह्मांड में ही कितना वस्तु है, मनुष्य ही हम लोग हैं 137.8 करोड़, नहीं, इस इतना पेड़ पौधा कितना होगा, जीव जंतु कितना होगा, सूर्य, फिर ऊपर सौर मंडल के तरफ चलेंगे तो वहां कितना तारा है, कितना ग्रह है, कितना आकाशगंगा है, नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारी जो प्रकृति है ये बहुत विशाल है और इसमें जो घटनाएं भी घटित हो रही हैं ये बहुत ज्यादा हो रही है, असंख्य मात्रा में हो रही है। तो इसलिए क्या किया गया, अलग अलग भाग में साइंस को बांट दिया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग फिजिक्स में केवल और केवल नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ जानवर और मनुष्य के बारे में पढ़ने लगेंगे, ठीक ना, ये सब थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि पहले ही क्लास में हम बता दिए। अब जरा सा फिजिक्स में भी जो है, अब नॉन लिविंग थिंग में भी जो है इतना घटना हो गया है जो सुलझ गया है कि बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए क्या किया गया है, फिजिक्स को सुविधा के लिए कि हमको पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए दो भाग में बांटा गया है और दो भाग में बांटने के लिए 1900 ईस्वी को प्रयोग में लाया गया है। वैसा आविष्कार जो 1900 ईस्वी के पहले हुआ है, 1899 में हुआ हो, 1890 ईस्वी में हुआ हो, 1760 ईस्वी में हुआ हो, 1608 ईस्वी में हुआ हो या उसके पहले हुआ हो, 1900 ईस्वी के पहले जितना भी घटना सुलझा है प्रकृति का, उसको हम लोग फिजिक्स के एक अलग भाग में रखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। कोई पूछ सकता है तुमको चिर सम्मत भौतिकी क्या है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है? तो क्लासिकल फिजिक्स फिजिक्स का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग 1900 ईस्वी के पहले के आविष्कार को पर देखते हैं, 1900 ईस्वी के पहले के खोज को देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ये फिजिक्स का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग 1900 ईस्वी के बाद के घटनाओं को देखते हैं, जैसे जिसमें आइंस्टाइन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, फिर रदरफोर्ड है, बोर है, नहीं, डी ब्रॉय है, आगे हम लोग देखेंगे। ये सब वैज्ञानिक का आविष्कार हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं। तो सुविधा के लिए फिजिक्स को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में, पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स किसको कहेंगे, तो फिजिक्स का वह भाग जिसके अंतर्गत 1900 ईस्वी के पहले के आविष्कार या खोज का अध्ययन किया जाता है, उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। आप इसको लिखते जाइएगा। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स का वह भाग जिसके अंतर्गत हम 1900 ईस्वी के बाद के आविष्कार या खोज का अध्ययन करते हैं, उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर, लिख लीजिए। हमको पूरा विश्वास है कि बिना लिखाए आप नहीं लिख पाइए, तीर लगाकर लिखिएगा। सुविधा के लिए फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला क्लासिकल फिजिक्स, जो हिंदी लिखना चाहते हो लिख लो चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे लिखोगे चिर सम्मत भौतिकी, ठीक है। और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी।
ठीक है, पहला नंबर लिखकर डैश दीजिएगा क्लासिकल फिजिक्स। लिखेगा फिजिक्स का वह भाग जिसके अंतर्गत वैसे खोज या आविष्कार का अध्ययन किया जाता है जिसे 1900 ईस्वी के पहले प्राप्त किया गया है। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स का वह भाग, नहीं सॉरी, इसको भी इसी तरह से लिखिए, हाँ ऐसे ही लिखो, फिजिक्स का वह भाग जिसके अंतर्गत ऐसे खोज या आविष्कार का अध्ययन किया जाता है जिसे 1900 ईस्वी के बाद प्राप्त किया गया है, 1900 ईस्वी के बाद प्राप्त किया गया है। अब जरा सा देख लो क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारा उदाहरण में अगर हम दें तो मैकेनिक्स यांत्रिकी, ये क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा ग्रेविटेशन, चौथा वेव एंड साउंड, पांचवा और भी बहुत कुछ है, जितना भी चैप्टर है सब इसी में आ जाता है, ठीक ना। कितना लिखोगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सेल के बारे में पढ़ते हैं, लेड के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है, डायोड वगैरह सब इसी में आ जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन के अंतर्गत कि लंदन में मैच चल रहा है और हम लाइव सिवान में बैठे देख लेते हैं। फिल्म रिलीज हुआ मुंबई से और हम जाकर सिवान के शेखर सिनेमा हॉल में जाकर देख लेते हैं उस फिल्म को। तो ये कम्युनिकेशन के द्वारा हो रहा है और इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं। और भी बहुत इसका एग्जाम्पल है जो एक एक करके हम लोग देखेंगे। बाबू आज इतना ही हम रहने देते हैं, डेली अब आपका वीडियो अपलोड होगा, बिल्कुल भी आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।